जी हाँ, 2 के सब्सक्राइबर पूरे ही होते ही जो है आप लोगों को पीडीएफ साथियों उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? साथियों आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और साथियों आप लोगों के लिए जो है आज हिंदी माध्यम के टेस्ट दृष्टि आईएएस का 11वें नंबर की साथियों मैं लेकर के आया हूँ। जी हाँ, ये 11वें नंबर की टेस्ट सीरीज़ है साथियों और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत मेहनत से टेस्ट सीरीज़ का वीडियो देख रहे होंगे और साथियों इसकी पीडीएफ पाने के लिए साथियों जो है आप लोग जो है हमारे 2 के सब्सक्राइबर पूरे करवाते हैं और आपको तुरंत जो है पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों। और इसी के साथ के पिछले जो है 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, जी हाँ साथियों, पूरे के पूरे जो है 10 ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर जो है प्री और मेंस दोनों के मैं उपलब्ध कराऊंगा और साथ में रोजाना जो है एक जो है दृष्टि आईएएस का न्यूज़पेपर और इसी के साथ में द हिंदू का न्यूज़पेपर आप लोगों को उपलब्ध जो है हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा साथियों। इसलिए साथियों अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों। तो आइए बिना देरी करते हुए साथियों अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। जी हाँ, और देखते हैं इसका पहले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। जी हाँ, इसको मैं जूम की ले रहा हूँ साथियों ताकि जो है स्पष्ट आप लोगों को दिखता रहे साथियों। जी हाँ, पूरे 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और इसी के साथ में जो है इस जो है आप लोगों को जो पीडीएफ पढ़ाई जा रही है उसकी ये जो पीडीएफ पाने के लिए भी हमारे चैनल को 2 के सब्सक्राइबर तक पहुंचवा दीजिए। मैं आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धातुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? आघात वर्धनीयता धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचे जाने की क्षमता है। दूसरा कथन है सभी धातुओं में चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक हैं। तीसरा कथन है पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है यह आपको बताना होगा। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करें साथियों तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, दूसरा और तीसरा जो है कथन आपका सही है। पहला कथन जो है यह आपका साथियों यह गलत है। तो आइए इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वह देख लेते हैं क्योंकि साथियों यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन नहीं रिपीट करता लेकिन एरिया ज़रूर रिपीट करता है साथियों। जी हाँ, तो धातुओं की अगर बात की जाए तो धातुएं जो होती हैं वह साथियों चमकीली होती हैं और ये जैसे चांदी जैसे सफ़ेद या सोने जैसे पीले रंग की जो है होती हैं और ये जो है ताप तथा विद्युत की जो है सुचालक मानी जाती हैं। ताप के अच्छे सुचालकों की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा सुचालक जो है वह चांदी है और उसके बाद में तांबा होता है साथियों। जी हाँ, और ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। जी हाँ, और पारा एकमात्र ऐसी धातु है साथियों जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, यह तो आपको पता ही है। और धातुओं के अगर उदाहरण की बात कर ली जाए तो आपका सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि जो हैं यह सब धातुएं ही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सभा लिख दी गई है साथियों, दूसरी तरफ जो है किसके द्वारा स्थापित है यह इसमें दिया गया है। पंजाब हिंदू सभा जैसे लालचंद इसके सामने है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सर सैयद अहमद खान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूएन मुखर्जी। तो इसमें से आपको चुन के बताना है कि इसमें से कितने मिलान जो है आपके एकदम सही हैं साथियों। जी हाँ, तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर है आपका साथियों ऑप्शन बी। मतलब इन तीनों में से मात्र जो है एक जो है उसका जो है पूरा सही मिलान है, बाकी दो जो हैं वह आपके साथियों गलत हैं। जी हाँ, वह जो है गलत हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें से सही मिलान कौन सा है। तो जो आपका पंजाब हिंदू सभा है यह जो है साथियों इसकी स्थापना जो है लालचंद जी ने की थी। जी हाँ, और इसी के साथ में आप नोट भी कर लीजिए इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है साथियों वह 1909 में हुई थी। जी हाँ, 1909 में हुई थी जो लालचंद ने की थी। इसमें क्या किया गया था साथियों, इसमें सभी भारतीयों को एक राष्ट्र में एकजुट करने की कोशिश की गई थी और इसके लिए कांग्रेस का जो है विरोध किया गया था। जी हाँ, और फिर आता है आपका साथियों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने जो है किया था साथियों। इसमें जो है अहमद जो है सैयद अहमद दिया गया, यह आपका
गलत दिया गया है साथियों। जी हाँ। फिर है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसमें ऑप्शन में दिया गया है, इसमें मिलान में UN मुखर्जी, तो यह साथियों आपका गलत है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको हम RSS के नाम से जानते हैं साथियों, RSS के नाम से जानते हैं, और इसे जो है राष्ट्रीय सेवा संघ भी कहते हैं, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में हिस्से के रूप में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की प्रतिक्रिया के रूप में भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र के रहने वाले एक जो डॉक्टर थे, एक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार द्वारा जो है सन 1925 में जो है इसकी स्थापना साथियों की गई थी, इस संघ की स्थापना। जी हाँ। चलिए, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने देख लिए साथियों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और जल्दी से जल्दी जो है 2K सब्सक्राइबर आप लोग पूरे करवाइए, और आप लोगों को PDF में उपलब्ध कराऊं, क्योंकि साथियों मुझे भी दिक्कत होती है, जैसे आप लोग जो है कमेंट करते हैं, लेकिन साथियों जो है सब्सक्राइबर तो पूरे करवाने ही चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है साथियों वीडियो बनाने में। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? राज्य सरकार के पास न्यायालय की कार्यवाही के लिए किसी भी क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक भाषा घोषित करने की शक्ति है। दूसरा कथन, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हिंदी के प्रयोग को अधिकृत किया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है, यह आपको बताना होगा। तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो है कथन आपके एकदम सही हैं। तो इसमें आइए हम देख लेते हैं कि भारत में न्यायालयों की भाषा के बारे में क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल आपका जो साथियों 348 एक ए, जी हाँ, ये नोट कर लीजिएगा साथियों, 348 एक के अनुसार जब तक संसद कानून द्वारा प्रावधान नहीं करती है तब तक सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के समक्ष सभी कार्यवाहियां जो हैं वो अंग्रेजी में ही की जाएंगी। और अनुच्छेद 348 जो 2 है साथियों, जी हाँ, अनुच्छेद 348 जो 2 है उसके तहत जो है यह प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के प्रयोग में की जाने वाली भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है साथियों। जी हाँ, और अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की अगर हम बात करते हैं साथियों, जी हाँ, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं तो उसमें साथियों उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालयों की भाषा आमतौर पर वही रही है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जी हाँ, 1908 के प्रारंभ से ही थी। जी हाँ, ये जैसे जो भाषा वही रही है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली क्या है? बेसिन की संधि। दूसरा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना। तीसरा, आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। उपर्युक्त घटनाओं में का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा, यह आपको बताना है साथियों। तो इसका सही आंसर अगर बात की जाए तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी। जी हाँ साथियों, आपका ऑप्शन डी जो है वह एकदम सही, मतलब पहला, दूसरा, चौथा, फिर तीसरा, हाँ, ये चीज़ रहेगी। चलिए, आइए देख लेते हैं, जैसे इनके सबसे काल में जैसे कौन से घटनाएं जो है किसके काल में हुई हैं, कौन से वायसराय के अंतर्गत हुई हैं, तो इसकी हम बात करेंगे। तो जो साथियों आपकी सबसे पहले जो बेसिन की संधि आती है, इसकी अगर बात करें तो यह साथियों जो है वह आपका 1802 में जो है इसकी संधि हुई थी। और अगर वायसराय की बात की जाए तो उस समय का जो है वायसराय साथियों जो है वो लॉर्ड वेलेजली, जी हाँ, लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली, जिसका कार्यकाल जो है साथियों, इसका कार्यकाल की अगर बात की जाए तो वो जो है 1798 से 1805, जी हाँ, 1805 जो है वह साथियों
माना जाता है। जी 1805 जो है वह माना जाता है। फिर आती है कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 3 जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसकी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वह साथियों 1857, जी हाँ 1857 में, वो भी किसके शासनकाल में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वह साथियों जो आपका जो है सबसे बदतमीज लॉर्ड कैनिंग, जी हाँ लॉर्ड कैनिंग, सॉरी लॉर्ड कैनिंग, जी हाँ लॉर्ड कैनिंग के जो है शासनकाल में यह हुआ था। फिर आता है आपका अगला आगा खां, जी हाँ आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वह साथियों 1906 में हुआ था। आप सबको पता ही होगा, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि किसके शासन काल में हुआ था, तो वह साथियों जो है वह जो है लॉर्ड मिंटो, जी हाँ लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में जो है यह हुआ था। और लॉर्ड मिंटो का शासनकाल जो था, लॉर्ड मिंटो सेकंड का शासनकाल वह 1905 से 1910 के बीच में था। चलिए अब आता है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। तो यह साथियों 1904 में बना, जी हाँ यह जो है 1904 में बना। और किसके शासनकाल में बना यह भी इम्पोर्टेंट है। तो यह साथियों एक और बदतमीज था जिसको हम जानते हैं लॉर्ड, जी हाँ लॉर्ड कर्जन, जिसको हम बोलते हैं करजू, जी हाँ लॉर्ड कर्जन के जो है शासनकाल में राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 बना था। चलिए तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए सभी साथियों। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। जी हाँ भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है ये भी देख लेते हैं। पहला कथन है पीसीआई केवल प्रिंट मीडिया के कार्यकरण को अवलोकन करती है। दूसरा कथन इसका अध्यक्ष भारत के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों के प्रमुखों द्वारा चुना जाता है। तीसरा कथन पीसीआई के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है यह आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, केवल पहला कथन सही है, बल्कि ये दोनों के दोनों जो है कथन आपके गलत हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं पीसीआई एक्ट, क्या है। तो पीसीआई एक्ट जो है इसकी स्थापना जो है वो 1978 में, सॉरी साथियों 1978 में, जी हाँ 1978 में प्रेस अधिनियम एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। और पीसीआई में क्या होता है, एक जो है अध्यक्ष होता है और उसी के साथ में इसके अंतर्गत जो है 28 सदस्य होते हैं। जी हाँ और इसके अगर कार्यों की बात की जाए तो कार्यों में जैसे समाचार पत्रों और उनकी स्वतंत्रता बनाए रखना, पत्रकार एजेंसियों के लिए आचार्य संहिता बनाती है और उच्च मानक बनाए रखने के लिए, यही सब जो है इनके साथियों कार्य जो होते हैं पीसीआई के होते हैं। जी हाँ पीसीआई के कार्य जो है यह सब माने जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं। जी हाँ 18वीं सदी के भारत में चतुष्पदी, जी हाँ चतुष्पदी शब्द का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा के केंद्र, ऑप्शन बी महिला व्यापारियों की मंडली, ऑप्शन सी किसी राजा का चुना हुआ उत्तराधिकारी, ऑप्शन डी वृद्ध व्यक्तियों की सभा। इसमें से कौन सा आंसर सही है यह आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए उच्च शिक्षा के केंद्र। जी हाँ उच्च शिक्षा के केंद्र। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 नंबर देखते हैं साथियों। जी हाँ निम्नलिखित में से किस ईंधन का कैलोरी मान सर्वाधिक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी सूखी ईंधन की लकड़ी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी। जी हाँ क्या है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। जी हाँ हाइड्रोजन में जो है इन ऑप्शनों में से हाइड्रोजन में जो है सबसे
ज़्यादा जो है साथियों वह कैलोरी मान पाया जाता है। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो साथियों यह है मीथेन। चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन में कितना कैलोरी मान पाया जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वह जो साथियों 120 से 142, जी हाँ 120 से 142 mJ प्रति केजी जो है पाया जाता है। उसके बाद में जो है मीथेन आता है जो 50 से 55, और फिर जो है साथियों वो द्रवित जो है कच्चा तेल, इसमें 46 से 51 के बीच में पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एक संविधिक निकाय है। ठीक है। दूसरा कथन क्या है, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, यह आपको बताना होगा। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, मतलब ना तो पहला सही है ना तो दूसरा, दोनों के दोनों कथन जो है वह गलत हैं। तो आइए अगर कथन गलत है तो आइए देख लेते हैं कि इसमें से सही क्या है। जी हाँ, तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो स्थापना है साथियों, वह ध्यान रखिएगा वह 1993 में जो है के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो है सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम जो है के संबंध में अपनी सिफारिश देने के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, और ये जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 29 फरवरी 2004 से प्रभावी नहीं रहा है। जी हाँ, और सफाई जो है कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो है ये अपनी सिफारिशें पहले दिया करती थी साथियों। जी हाँ, और इसी के साथ में संबंधित योजनाओं की बात की जाए तो इसमें जो है सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती, इसे आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा 2020 में जो है इसे लॉन्च किया गया था साथियों। 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था, जैसे मशीनों के द्वारा जो है सीवेज इत्यादि की जो है सफाई की जाए इस तरीके से, और स्वच्छता अभियान ऐप जो है बनाया गया था। इसमें जो है जैसे शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वाले लोगों के जो है डाटा की पहचान किया जाए, उनको जियो टैग किया जाए, इस तरीके से जो है इसमें साथियों योजनाएं चलाई जा रही थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं साथियों। जी हाँ, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, पहला कथन है वर्ष 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी प्रदान की गई थी। दूसरा कथन, लाला लाजपत राय अंत तक असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे। इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन से कथन जो है वह सही हैं। तो इसके सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए, मतलब पहला कथन सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। तो आइए हम असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं। तो गांधीवादी आंदोलनों की शुरुआत में 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और फिर किसानों और मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद जैसे विरोध प्रदर्शनों को संगठित करना इन्होंने शुरू कर दिया था। जी हाँ, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है जलियांबाग हत्याकांड के दमनकारी उपायों और राष्ट्र से इनकार के माध्यम से गांधी ने महसूस किया था। जी हाँ, और यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था। और लाला लाजपत राय की अगर इसमें हम बात कर लेते हैं तो वे असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे, वे विश्वविद्यालयों के बहिष्कार के विरुद्ध थे, परंतु बाद में उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने वर्ष 1922 में इसकी वापसी का विरोध भी किया था। यह था आपका असहयोग आंदोलन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 देख लेते हैं। एक तरफ साथियों मिसाइल दी गई हैं, दूसरी तरफ उन मिसाइलों की जो है विशेषताएं जो है दी गई हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ये मिसाइलों की अगर हम बात कर लें साथियों, तो इसकी जो है परिकल्पना जो है, इसकी परिकल्पना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। जी हाँ, और इसे जो है वर्ष 1983 में भारत सरकार द्वारा जो है अनुमोदित किया गया और मार्च 2012 में इसको जो है पूरा किया गया था। चलिए, तो ये जो कार्यक्रम बना था
और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है कई जो है मिसाइलें बनाई गई थी। उन मिसाइलों में से 4 मिसाइलें जो है यहाँ पे दी गई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी, जी हाँ, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की अगर बात करें साथियों तो यह कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ साथियों, तो इसका पहला मिलान आपका एकदम सही हो गया। फिर आती है अग्नि। तो अग्नि जो है साथियों, यह विभिन्न रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, उदाहरण के लिए अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो ये भी एकदम सही हो गया साथियों। फिर आती है तीसरे पे त्रिशूल। तो त्रिशूल जो है साथियों, इसमें दिया गया है कि यह टैंक रोधी है। तो यह साथियों यह गलत है। जो त्रिशूल है यह कम दूरी में निम्न स्तरीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। फिर है आपका नाग साथियों। जी हाँ, तो यह भी साथियों इसमें जो है गलत दिया गया है। तो नाग जो है साथियों, यह तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है, यह ध्यान रखिएगा नाग जो है। फिर इसके साथ में जो पांचवी मिसाइल थी, अगर उसकी बात की ली जाए तो पांचवी मिसाइल जिसको हम आकाश के नाम से जानते हैं साथियों, जी हाँ, आकाश के नाम से उस मिसाइल को जानते हैं। यह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है वह आकाश थी, जो 5वें नंबर की मिसाइल है। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से मात्र जो है आपका जो है 2 युग्म जो है इसमें सुमेलित था साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जी हाँ, एक तरफ जो है आपका धातु लवण है, दूसरी तरफ आतिशबाजी में नजर आने वाले रंग हैं, जैसे सोडियम से कौन सा रंग है, तांबा में कौन सा मिलाने से कौन सा रंग होता है। तो यही सब जो है साथियों देखने हैं। सोडियम, तो सोडियम से जो है आतिशबाजी में पीला रंग निकलता है, एकदम सही है साथियों। फिर आता है तांबा। तो तांबा से साथियों वो हरा रंग नहीं निकल करके तांबा से नीला रंग निकलता है, ठीक है। फिर आपका आता है साथियों बैरियम। तो बैरियम से जो है साथियों इसमें जो है नीला रंग नहीं निकलता है, बैरियम से जो है वह हरा रंग निकलता है, ठीक है। फिर स्ट्रोशियम बच गया। जी हाँ, स्ट्रोशियम से साथियों एकदम सही ये मिलान है, तो वो लाल रंग निकलता है। मतलब दूसरा और तीसरा यह साथियों इसमें गलत ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें से मात्र 2 युग्म जो है सुमेलित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। आर्थिक रिकवरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो जो कथन ए है आपका ऑप्शन ए है, वह क्या कह रहा है, वी शेप्ड रिकवरी किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से और अचानक होने वाली रिकवरी है, जो एक तेज एवं गंभीर गिरावट के बाद होती है। ऑप्शन बी, यू शेप्ड रिकवरी में होने वाली आर्थिक क्षति विकास के आधारभूत स्तर पर लौटने से पहले लंबे समय तक बनी रहती है। जी हाँ, और आपका ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है आपका एल शेप्ड रिकवरी के बाद आर्थिक अपस्फीति का दौर आता है। ऑप्शन डी, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी को कभी कभी डबल टिप रिसेशन भी कहा जाता है। जी हाँ, 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वह आपका साथियों एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखते हैं। तो 13वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये जो है फसलें दी गई हैं साथियों। जी हाँ, ये फसलें दी गई हैं और इसमें से आपको बताना है कि जो है ब्रिटिश काल में, जी हाँ, ये उपर्युक्त वस्तुओं में से कौन सी ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या के समय भारत से निर्यात की जा रही थी, इसमें से यह आपको बताना है। इतनी जो है फसलें 6 दी गई हैं। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और पांचवा। दूसरा, तीसरा और पांचवा, कच्चा रेशम, चीनी, गेहूं। जी हाँ, यह जो है निर्यात की जाती है। और आयात की अगर हम बात कर लें साथियों, तो आयात में जैसे फारस की खाड़ी क्षेत्र से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, सूखे मेवे, गुलाब जल, और अरब से कॉफ़ी, सोना, औषधि और शहद, चीन से चाय, चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन,
रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी, ऊनी कपड़ा और अफ्रीका से हाथी दांत और औषधि, इस तरीके से जो है वह भारत में आयात किए जा रहे थे उस वक्त। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है वह 14 नंबर देखते हैं साथियों। तो साथियों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है, उत्तल दर्पण अपनी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अपसरित कर देते हैं। दूसरा कथन, अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है। तीसरा कथन क्या है, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है यह आपको बताना है। जी हाँ, 14 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, आपका जो है ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, मतलब तीनों के तीनों जो है सही कथन दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम गोलीय दर्पण की अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण जो है वह परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर जो है वक्रित हो सकता है साथियों। और अवतल दर्पणों सॉरी साथियों, और एक और इफेक्ट रह गया, जो उत्तल दर्पण जो है उसकी अगर बात करें तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसको जो है उत्तल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पणों के उपयोग की अगर बात की जाए तो जैसे टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के हेडलाइट प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज के लिए जो है किया जाता है। और ये प्रायः जो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और ये इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये साथियों 2019 के प्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, तो इसके लिए इसके जो अन्य फैक्ट हैं वह भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, सदस्य देश यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है कि वे विकसित हैं या विकासशील हैं। ठीक है। दूसरा कथन, एक सदस्य देश के विकास संबंधी दर्ज को अन्य सदस्य देश चुनौती दे सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो है कथन आपके एकदम सही हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो WTO साथियों यह एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। और इसका उद्देश्य सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को अपना कारोबार चलाने में मदद करना है। इसका मुख्यालय की बात की जाए जो जिनेवा में है और इसके कुल जो है साथियों आपका 164 जो है WTO का जो है सदस्य है साथियों। जी हाँ, और विश्व व्यापार संगठन जो है साथियों वह विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं करता। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो है साथियों WTO जो है कुछ समझौते विकासशील देशों के विशेष और विभेदक व्यवहार के प्रावधानों के माध्यम से विशेष अधिकार देता है जो विकासशील देश है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, पत्तियों की तरह मोम की परत से अलेपित होती है ताकि सूर्य ताकि उन्हें सूर्य की किरणों में सूखने से रोका जा सके। दूसरा कथन, शीतकाल में पत्तियों का झड़ना पौधों में प्रसुप्तावस्था का लक्षण है। जी हाँ, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, मतलब दोनों के दोनों जो है कथन जो है वह साथियों आपके एकदम सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 17 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति पाबना आंदोलन से जुड़े थे। पहले बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरे शौकत अली, तीसरे RC दत्त, चौथे सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग जो है चुन के बताना है कि इन चारों में से जो है कौन कौन व्यक्ति जो है वो पाबना आंदोलन से जुड़े हुए थे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, आरसी दत्त जो है वह नहीं जुड़े हुए थे, बाकी तीनों के तीनों जो लोग थे यह जो है पाबना आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब हम पाबना आंदोलन की बात करें साथियों, तो यह जो है 1870 से 80, जी हाँ 80 के दशक में जो है हुआ था। इसमें जो है पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदारों से जबरन लगान और भूमि कर वसूल किया जा रहा था, जो गरीबों किसानों के लिए जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा था उस वक्त। और किसानों ने जो 1859 के काश्तकारी अधिनियम के तहत अब भी अधिभोग प्राप्त करने से भी रोका गया था साथियों। और यह असंतोष वर्ष 1885 तक जारी रहा है। और वर्ष 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा अधिभोग अधिकारों में वृद्धि हुई थी। जी हाँ, और इसके अंतर्गत जो है साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी, जी हाँ बंकिम चंद्र चटर्जी और आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी हाँ इसमें जो है शौकत अली जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच समानांतर सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए 49 डिग्री उत्तरीय अक्षांश, ऑप्शन बी 48 डिग्री उत्तरीय अक्षांश, ऑप्शन सी 37 डिग्री उत्तरीय अक्षांश, ऑप्शन डी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जी हाँ, इसमें से जो है कौन सा जो है आंसर आपका सही है ऑप्शन, यह आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जी हाँ, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? स्टॉर्लिंग चांदी चांदी का सबसे शुद्ध रूप है। दूसरा कथन, अमलगम पारे की मिश्र धातु होती है। तीसरा कथन, मेमोरी एलॉय में क्रोमियम होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है इन तीनों में से। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों 20 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है वह आपका एकदम सही है साथियों। जी हाँ, और साथियों थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे, ये 19 नंबर का क्वेश्चन जो छूट गया यह भी हम लोग कर लेते हैं, इसको 20 पहले हो गया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सती प्रथा को हर शास्त्र के अनुसार हत्या के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन ए अश्विनी कुमार दत्त, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी धोडो केशव कर्वे, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। यह 19 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों, आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, बताना क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, राजा राम मोहन रॉय। जी हाँ, और राजा राम मोहन रॉय जो है उन लोगों ने जो है वो उन्होंने जो है सती प्रथा को लेकर के बहुत जो है काम किए हैं। जैसे 19वीं सदी में वो हुए थे, और 19वीं सदी में धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़िवादिता द्वारा बनाए गए दुष्चक्र में फंसा हुआ था, और उनको निकालने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया। जी हाँ, सती प्रथा और कन्या शिशुओं को मारने की असामान्य प्रथा, और साथियों महिलाओं की दयनीय स्थिति, उन सभी के लिए इन्होंने जो है उससे निकालने के लिए, समाज को जो है दूषित होने से बचाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया है साथियों। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 देखते हैं साथियों। जी हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो वित्तीय समाधान और जमा बीमा FRDI विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह एक समाधान प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा कथन, यह बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को बीमा प्रदान करने का प्रावधान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, यह आपको बताना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। दोनों के दोनों जो है कथन आपके एकदम
सही है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 22 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डीएनए में मौजूद जानकारी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। दूसरा कथन, मनुष्य में सभी लक्षण उनके माता पिता के वंशानुगत रूप से प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, यह आपको बताना होगा। जी हाँ, 22 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। जी हाँ, तो डीएनए की जो है बात की जाए साथियों, जिसको हम जो है डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जानते हैं साथियों। जी हाँ, और डीएनए के साथ जानकारी को वंशाणु जीन नामक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक जीन के आधार में एक अनूठा क्रम होता है। जी हाँ, कुछ विशेषताओं की अगर बात की जाए तो आँखों का रंग, कर्णपाली का आकार केवल माता पिता से विरासत में मिलता है। अन्य विशेषताएं जीन और पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। जैसे उदाहरणों की बात की जाए तो आँखों की रोशनी, बालों का सफ़ेद होना इत्यादि। चलिए तो अगले क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर आ गया है 23। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। दूसरा कथन, आयोग के अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो 23 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जी हाँ, जिसको हम CCI के नाम से जानते हैं, वह प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियम को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसका विधिवत गठन 2009 में किया गया था। राघवन समिति की सिफारिश के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जी हाँ, और इसमें जो है एक जो है साथियों आपका अध्यक्ष और इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 24 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, रिंग फेंस की नीति सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग द्वारा प्रयोग की गई थी। दूसरा कथन, 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यावसायिक कार्यों को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके राजनीतिक कार्यों को नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों के दोनों कथन जो है वह बिल्कुल सही है। तो रिंग फेस नीति की अगर बात की जाए तो रिंग फेस नीति जो है वह मराठों और मैसूर के खिलाफ वारेन हेस्टिंग्स के युद्धों में परिलक्षित हुई और इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। जी हाँ, और जो अधीनस्थ अलगाव की नीति जो 1813 में मानी जाती है और 1813 से 1857 मानी जाती है, उसी में 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यावसायिक कार्यों को समाप्त कर दिया, भले ही इसने राजनीतिक कार्यों को बनाए रखा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 नंबर। जी हाँ, सॉलिड स्टेट बैटरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका, ये लिथियम आयन बैटरी की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व रखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, इनका ऑपरेटिंग तापमान रेंज लिथियम आयन बैटरी की तुलना में संक्षिप्त होता है। ऑप्शन सी आपका है, उनकी सेल्फ डिस्चार्जिंग दर लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक है। ऑप्शन डी,
इनमें लिथियम आयन बैटरी के समान विस्फोट का जोखिम होता है। इसमें से आपका जो है कौन सा आंसर सही है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वह आपका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 26 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा जयराम दास दौलतराम, तीसरा अल्लूरी सीताराम राजू, चौथा केलप्पन। जी हाँ, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। जी हाँ, 26 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, पहला और चौथा जो है वह आपका एकदम सही है। तो सबसे पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ही जान लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक ऐतिहासिक दांडी मार्च पूरा होने के बाद मुट्ठी भर नमक उठाकर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था और इसमें कांग्रेसी नेता केलप्पम द्वारा वाइकोम सत्याग्रह शुरू किया गया था। नमक कानूनों की अवहेलना करते हुए कालीकट से पेन्नार तक जो है यह मार्च शुरू किया गया था। और इसी के साथ में साथियों जो सुभाष चंद्र बोस और सेनगुप्ता ने बंगाल कांग्रेस में गुट समूह का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठनों की स्थापना की थी। और असहयोग आंदोलन में साथियों जयराम दास दौलतराम गांधी के करीबी सहयोगी थे और असहयोग आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र आदिवासियों का नेतृत्व किया और उनकी मांगों को असहयोग आंदोलन के साथ में जोड़ दिया था साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 27 देखते हैं साथियों। जी हाँ, 27। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है साथियों? पहला कथन कहता है निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु पास रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। दूसरा कथन जरा दूरदृष्टिता में आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन आपका एकदम सही है। तो आइए निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारणों की बात की जाए तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अपर्याप्त होना, नेत्र गोलकों का लंबा हो जाना, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा के निर्माण की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए माधव गाडलिक समिति, ऑप्शन बी कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन सी मिहिर शाह समिति, ऑप्शन डी TSR सुब्रमण्यम समिति। 28 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है साथियों आपका TSR सुब्रमण्यम समिति। जी हाँ, भारतीय पर्यावरण सेवा IES। जी हाँ, वर्ष 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा IES के निर्माण की सिफारिश की गई थी। जी हाँ, और इसमें भारतीय पर्यावरण सेवा पर्यावरणीय मामलों के संबंध में अगले दशकों में सार्वजनिक और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में एक विशेषज्ञ समूह के रूप में कार्य करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 29 देखते हैं। जागरूकता पैदा करने से संबंधित सारथी मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन सी आपका क्या है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड। इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है यह आपको बताना है, और इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। जी हाँ, तो सारथी ऐप जो है साथियों, वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था साथियों। जी हाँ, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया था। जी हाँ, और जो है साथियों सेबी, सेबी के एक अध्यक्ष और कई अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक जो है वह सदस्य भी इसमें होते हैं साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है साथियों आपका 30 नंबर देखते हैं। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत का विदेशी नागरिक बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र है। दूसरा कथन, बॉन्ड को केवल उस राजनीतिक दल द्वारा भुनाया जा सकता है जिसने पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों। जी हाँ, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी, मतलब पहला कथन गलत हो गया, दूसरा कथन आपका एकदम सही है साथियों। जी हाँ, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है साथियों, वह बॉन्ड जो है एक वचन पत्र और ब्याज मुक्त बैंकिंग उपकरण की प्रकृति का एक धारक जो है वह उपकरण माना जाता है, और भारत का नागरिक या भारत में निगमित निकाय बॉन्ड खरीदने के लिए पात्र जो है वह होता है साथियों। जी हाँ, और इसमें केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 43 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हों, इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 31 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरा कथन, उत्प्रेरक अभिक्रिया में अभिकारकों के साथ प्रतिक्रिया करके रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करते हैं। तीसरा कथन, तत्वों की आवर्त सारणी में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है यह आपको बताना है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और तीसरा जो है कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका जो है वह गलत है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 देखते हैं। जी हाँ, हाल ही खबरों में रहा गेटवे ऑफ हेल निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में स्थित है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका है नामीबा मरुस्थल, ऑप्शन बी अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन सी काराकुम मरुस्थल, ऑप्शन डी मोजावे मरुस्थल। जी हाँ, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है आंसर आपका सही है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी काराकुम मरुस्थल। जी हाँ, काराकुम मरुस्थल। और साथियों हाल ही में जो है तुर्कमेनिस्तान ने एक विशाल प्राकृतिक गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर और हीलियम के मिश्रण के दरवाजा गैस क्रेटर में आग बुझाने का तरीका खोजने का फैसला लिया है, जिसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे टू हेल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, और कराकुम रेगिस्तान की स्थिति तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद से 260 किमी दूर कुराकुम रेगिस्तान के पिछले 50 सालों से क्रेटर जल रहा है, और यह जो है साथियों क्रेटर देश के कई महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षक केंद्र बन गया है, जिसे 2018 में देश के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसे साइनिंग ऑफ काराकुम का नाम जो है दिया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर आ गया है 33। जी हाँ, 33 नंबर क्वेश्चन पे हम हैं, और एक तरफ जो है स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है, और इसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा जो है आंसर सही है। तो इसका जो है साथियों आइए सबसे पहले जो है हम जो है केरल जानेंगे। जी हाँ, कौन सा साथियों, केरल।
तो केरल जो है इसमें साथियों दिया गया है, इसके संस्थापक सूरजमल थे। तो ये साथियों आपका जो है गलत दिया गया है मिलान। तो ये सूरजमल नहीं थे, सूरजमल की जगह पे आप लोग जो है एक नाम जो है यह नोट कर लीजिएगा, वो जो है मार्तंड। जी हाँ, सॉरी साथियों, वह जो है मार्तंड, मार्तंड वर्मा। जी हाँ, इन्होंने जो है केरल के जो है साथियों स्थापना की थी साथियों। और मार्तंड वर्मा ने अपनी राजधानी के रूप में श्रवणकोर के साथ में केरल ने के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों बंगाल की। तो बंगाल की जो है स्थापना जो है वह मुर्शीद कुली खान, जी हाँ, वह जो है बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। और मुर्शीद कुली खां एक सक्षम शासक था जिसने बंगाल को एक समृद्ध राज्य बनाया था साथियों। जी हाँ, फिर बात आती है हैदराबाद की। जी हाँ, तो हैदराबाद की स्थापना जो है वह निज़ाम उल मुल्क ने की थी। जी हाँ, जिसे जो है मशहूर किलिच खान के नाम से भी जाना जाता है। यह जुल्फ़िकार खान ही थे जिन्होंने सबसे पहले दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य के विचार की कल्पना की थी, लेकिन वर्ष 1713 में उनकी मृत्यु के साथ यह सपना अधूरा रह जाता है। जी हाँ, फिर आता है अवध। जी हाँ, कौन सा साथियों आता है? अवध। तो अवध की स्वतंत्र रियासत संस्थापक सआदत खान थे। कौन थे? सआदत खान थे, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। तो यह भी मिलान आपका एकदम सही हो गया। जी हाँ, और सआदत खान सिया था, वह सैयद बंधुओं के खिलाफ एक साजिश में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बढ़ा हुआ मनसब दिया जाता था। बाद में उसे राज दरबार से बाहर कर दिया गया, जिसने उसे एक नया स्वतंत्र राज्य खोजने के लिए प्रेरित किया। सआदत खान ने नादिर शाह के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली, फिर उससे बड़ी फिरौती मांग करता रहा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। 3 जो है आपके ऑप्शन सही थे, और जो केरल वाला सूरजमल वाला था यह साथियों आपका गलत था साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34 देखते हैं साथियों। जी हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? बैड बैंक में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है। दूसरा कथन, लाभ सृजन बैड बैंक का प्राथमिक उद्देश्य होता है। तीसरा कथन, बैड बैंक तनावग्रस्त संपत्तियों का बोझ करदाता पर डाल देता है। इसमें से आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए, मतलब पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सही हैं, और तीसरा जो है कथन वह जो है आपका गलत है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 35 देखते हैं साथियों। जी हाँ, 35 नंबर का क्वेश्चन। भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है यह आपको बताना होगा। जी हाँ, पहला कथन है आपका, दाबित भारी जल रिएक्टर प्लूटोनियम पर आधारित है। दूसरा कथन, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम पर आधारित है। तीसरा कथन, तीसरे चरण के रिएक्टर थोरियम पर आधारित उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है। जी हाँ, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर जो है चुनकर आपको बताना होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, मात्र तीसरा कथन सही है, बल्कि दोनों के दोनों कथन ऊपर के पहला और दूसरा गलत है साथियों। जो त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है यह हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यह साथियों हमारे देश के लिए एक स्थायी ऊर्जा संसाधन के रूप में परमाणु ऊर्जा के महत्व को 4 दशक पहले ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई थी साथियों। जी हाँ, और इसके 3 चरण हैं। पहला, प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले दाबित भारी जल रिएक्टर। दूसरा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम आधारित ईंधन का उपयोग। तीसरा, थोरियम के उपयोग के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली। जी हाँ, ये इसका सही आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखते हैं। जी हाँ, 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ प्लास्टिक के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनका उपयोग दिया गया है। जैसे पॉलीथीन टेरेफॉथलेट, इसका उपयोग कहाँ होता है?
और कम घनत्व वाली पॉलीथीन इत्यादि, इसका जो है उपयोग कहाँ होता है, यह आपको इसमें से चुनकर बताना होगा। जी हाँ, तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं, तो यह जो है पॉलीथीन टेरेफ्लोलेट जो है प्लास्टिक बैगों का उपयोग नहीं है, तो यह साथियों सुमेलित नहीं है। और इसका सही अगर काम देखा जाए तो जैसे पानी की बोतल, खाने के जार इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, तो इसका उपयोग जो है दूध के कंटेनरों में किया जाता है, यह आपका एकदम सही हो गया। फिर आता है पॉलीप्रॉपिलीन, जी हाँ पॉलीप्रॉपिलीन, तो इसका उपयोग जो है साथियों वह पानी की बोतल बनाने में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग जो है वह जो है प्लास्टिक दवा की बोतल और ठोस योजक बनाने में जो है साथियों किया जाता है। जी हाँ, फिर आता है कम घनत्व वाली पॉलीथीन, जी हाँ कम घनत्व वाली पॉलीथीन, तो इसका उपयोग जो है दवाओं की प्लास्टिक बोतलों को बनाने में नहीं किया जाता है। जी हाँ, इसका उपयोग जो है प्लास्टिक के बैग, स्नैप ऑन वाले ढक्कन और 6 पैक वाले रिंग बनाने के लिए जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 37 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी सार रिपोर्ट सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती है? ऑप्शन ए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऑप्शन बी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, ऑप्शन डी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। जी हाँ, 37 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। WEF विश्व आर्थिक मंच का जो है वर्ष 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित एक स्विस गैर लाभकारी फाउंडेशन है। इसे स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में चिन्हित किया जाता है, और यह क्षेत्रीय वैश्विक औद्योगिक एजेंडे के आकार देने के लिए व्यापार, राजनीति, अकादमी और अन्य समाज के नेतृत्वकर्ताओं को संलग्न करते हुए विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध होता है। और इसके रिपोर्टों की अगर बात की जाए तो पहली रिपोर्ट आती है आपकी, इसकी है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, दूसरा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, तीसरा वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। जी हाँ, यह इसका जो है रहती हैं साथियों रिपोर्टें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 38 देखते हैं साथियों। जी हाँ साथियों, ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए और इसकी जो है PDF पाने के लिए, जी हाँ साथियों, इसकी जो है वो PDF पाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें साथियों। तो 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, फुफ्फुस धमनी में विऑक्सीजनित रुधिर होता है। दूसरा, महाधमनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर वहन करने वाली सबसे बड़ी धमनी है। तीसरा, धमनियां और शिराएं कोशिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है, यह आपको बताना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों कथन जो है वह आपके एकदम सही हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम धमनियों की बात की जाए तो धमनियां ऑक्सीजन से भरे चमकदार लाल रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं और रक्त उच्च दाब पर प्रवाहित होता है, क्योंकि यह हृदय की तेज धड़कन से नोदित होता है। फिर आती है फुसफुस धमनी। तो फुसफुस धमनी जो है वह धमनियों के विपरीत इस धमनी के माध्यम से बहने वाला रुधिर ऑक्सीजन नहीं ले जाता है, लेकिन इसे लेने के लिए फेफड़ों के जरिए प्रवाहित होता है। जी हाँ, फिर आती है महाधमनी। महाधमनी जो है स्तनधारियों में सबसे बड़ी धमनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर वहन करती है जो पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। फिर आता है शिराएं। तो शिराएं लाल बैंगनी रुधिर को हृदय में वापस ले जाती हैं। फिर आती हैं कोशिकाएं। तो कोशिकाएं जो है धमनी और शिराएं कोशिकाओं में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित गद्यांश पर विचार कीजिए। उन्हें कई बार अंग्रेजों द्वारा कैद किया गया। वह भारत
छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए जानी जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। वर्ष 1997 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अरुणा आशफ अली, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन सी उषा मेहता, ऑप्शन डी रानी गैडिल्यू। जी हाँ, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली जी। जी हाँ, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। तो वह जो है वह लोकप्रिय रूप से भारत की स्वतंत्रता संग्राम की द ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती है और एक राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने नमक सत्याग्रह, शमनी अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। इसके अलावा कई विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किए। उन्हें कई बार अंग्रेजों द्वारा कैद किया गया। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन वर्ष 1964 में वह दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गई। वह वर्ष 1958 में दिल्ली के पहले निर्वाचित मेयर भी बनी और उन्हें 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी उनको जो है सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के बीच स्थित है? ऑप्शन ए इंग्लिश चैनल, ऑप्शन बी उत्तरी सागर, ऑप्शन सी साल्टिक सागर, ऑप्शन डी नॉर्वेजियन सागर। जी हाँ, इनमें से कौन सा जो है कथन आपका ऑप्शन जो है आपका सही है यह आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी उत्तरी सागर। जी हाँ, यह आपका जो है एकदम सही है साथियों। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है यह आपको बताना है। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा साथियों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, जैसे खाद्य आहार और जैसे पादप प्लवक और प्राणी प्लवक, हैरिंग हिल्सा मछली और समुद्री शेल सील मछली, ग्रेट हाइट शार्क मछली इत्यादि। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 42 देखते हैं। जी हाँ साथियों, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह आमतौर पर एकर प्रदर्शन होता है जिसमें पैरों की धड़कनों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूसरा कथन, अवध के अंतिम नवाब सआदत अली खान के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ था। तीसरा, सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी, दूसरा कथन सही नहीं है, बल्कि जो है तीसरा और पहला यह दोनों कथन आपके एकदम सही हैं। तो आइए सबसे पहले हम कथक की बात करेंगे साथियों। जी हाँ, तो कथक शब्द की उत्पत्ति जो है कथा से हुई, जिसका अर्थ होता है कहानी। और यह साथियों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह उत्तर भारत में जो है यह नृत्य किया जाता है और यह मुख्य रूप से एक मंदिर गांव का प्रदर्शन था जिसमें नर्तक प्राचीन शास्त्रों से कहानियां सुनते थे। जी हाँ, और नृत्य शैली की अगर बात की जाए तो यह आमतौर पर एकल प्रदर्शन होता है और इसमें पैरों की थिरकन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कथक हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से जुड़ा शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। कुछ कलाकारों में फेमस कलाकारों की अगर बात की जाए साथियों तो इसमें जो है सबसे पहला नाम जो है वह बिरजू। जी हाँ, बिरजू महाराज। जी हाँ, बिरजू महाराज। और इसी के साथ में जो है वह सितारा देवी। जी हाँ, सितारा देवी का नाम जो है वह प्रमुखता से लिया जाता है साथियों। तो साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
जी हाँ साथियों। और साथियों आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साथियों जो आपका प्री निकलेगा साथियों, वह टेस्ट सीरीज के द्वारा ही निकलेगा। आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ही जो है आपका पसीना जो है वह साथियों प्री के एग्ज़ाम में कम बहेगा। इसलिए साथियों आप लोग मेहनत करते रहिए। और साथियों यह चैनल आपकी जो है हर संभव मदद करेगा। जी हाँ, यहाँ पे जो है मेंस की तैयारी भी कराई जाएगी साथियों, और इसकी जो है पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। इसीलिए जो है साथियों आप लोग जल्दी से जल्दी जो है वह 2K सब्सक्राइबर जो है साथियों वह पूरे करवा दीजिए। जी हाँ साथियों, 2K सब्सक्राइबर। जी हाँ, जय हिंद।